So this is lecture number 11 of modern physics. ठीक है, इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 10 में हम पढ़ रहे थे कि जो चेन रिएक्शन होता है, तो चेन रिएक्शन में कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। चेन रिएक्शन में कुछ प्रॉब्लम आता है, उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम कुछ सॉल्यूशन भी यूज करते हैं। जो थर्ड प्रॉब्लम है चेन रिएक्शन में, यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर में, वो क्या है कि जो न्यूट्रॉन जो है, इस न्यूट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने के कारण ये न्यूट्रॉन क्या करता है, जो फीजनेबल मटेरियल है, जिसका फीजन होना है, फीजनेबल मटेरियल है, उससे ये न्यूट्रॉन लीक आउट होकर जाता है। यानी कि न्यूट्रॉन लीक कर जाता है उससे, क्योंकि न्यूट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। अच्छा, लीक कर गया तो आपको पता था जब एक न्यूट्रॉन हम फीजनेबल मटेरियल फॉर एग्जांपल यूरेनियम 235 पे बॉम्बार्ड करवाते हैं तो यहाँ से 3 न्यूट्रॉन निकलता है। अच्छा, इन 3 न्यूट्रॉन में से मान लीजिए एक न्यूट्रॉन जो है वो यूरेनियम खा गया, एक न्यूट्रॉन जो है वो लीक कर गया, पर एक तो होना चाहिए ताकि वो आगे का जो रिएक्शन है, न्यूक्लियर रिएक्शन है, उसको प्रोसीड कर सके। तो इसी लीकिंग को बचाने के लिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो फीजनेबल मटेरियल है उसको हम इसके क्रिटिकल साइज के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करते हैं। और क्रिटिकल साइज के करस्पॉन्डिंग हम बात कर रहे हैं क्रिटिकल मास के अकॉर्डिंग हम डिज़ाइन करते हैं, ताकि ये जो न्यूट्रॉन है जो काइनेटिक एनर्जी हाई होने के कारण लीक हो रहा था उससे बच सके। ठीक है, तो इस पॉइंट को लिखते हैं। थर्ड प्रॉब्लम क्या है? ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी न्यूट्रॉन लीक्स आउट फ्रॉम फीजनेबल मटेरियल, and to remove that problem size of feasible material is designed equal to critical size and corresponding mass is called critical mass. अब हम एक टर्म पढ़ेंगे जिसका नाम है न्यूट्रॉन प्रोडक्शन फैक्टर, जिसको K से बुलाते हैं, और इसको रिप्रोडक्शन फैक्टर स्मॉल r से डिनोट करते हैं। तो न्यूट्रॉन प्रोडक्शन फैक्टर और रिप्रोडक्शन फैक्टर क्या है इसको समझिए। न्यूट्रॉन प्रोडक्शन फैक्टर K को समझने के लिए आप ये देखिए, ये न्यूट्रॉन जो था इस यूरेनियम से बॉम्बार्ड करवाए न्यूट्रॉन को, तो इस न्यूट्रॉन को बोलते हैं प्राइमरी न्यूट्रॉन। और यहाँ जो 3 न्यूट्रॉन बना है, इस 3 न्यूट्रॉन को हम बोलते हैं सेकेंडरी न्यूट्रॉन। और वापस ये 3 न्यूट्रॉन अलग अलग यूरेनियम से जब बॉम्बार्ड होगा, जब इसके साथ टकराएगा, तब इसको प्राइमरी बुलाएंगे और इसको सेकेंडरी बुलाएंगे। पर अभी इस केस में बात कर रहे हैं, ये सेकेंडरी न्यूट्रॉन है, ये प्राइमरी न्यूट्रॉन है। अच्छा, न्यूट्रॉन प्रोडक्शन फैक्टर क्या होता है? इस सेकेंडरी न्यूट्रॉन का रेशियो टू द प्राइमरी न्यूट्रॉन, इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन फैक्टर या न्यूट्रॉन प्रोडक्शन फैक्टर। अच्छा, सेकेंडरी न्यूट्रॉन में भी उस न्यूट्रॉन को चूज करेंगे जो एक्टिव है। एक्टिव मतलब जो यूरेनियम 235 के साथ कोलाइड करेगा, इसलिए एक्टिव बोल रहे हैं। तो न्यूट्रॉन प्रोडक्शन फैक्टर क्या है? रेशियो ऑफ सेकेंडरी एक्टिव न्यूट्रॉन टू द प्राइमरी एक्टिव न्यूट्रॉन, इसको बोलते हैं K, और K को बुलाते हैं न्यूट्रॉन प्रोडक्शन फैक्टर। अच्छा, अगर मान लीजिए जो सेकेंडरी एक्टिव प्रोटॉन है और प्राइमरी एक्टिव प्रोटॉन है, वो न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन बोल रहे हैं, न्यूट्रॉन है, वो इक्वल है, यानी कि K का वैल्यू अगर 1 है, तो ये होता है कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। K क्या होता है? K होता है रेशियो ऑफ सेकेंडरी एक्टिव न्यूट्रॉन टू द रेशियो ऑफ प्राइमरी एक्टिव न्यूट्रॉन। ठीक है। अच्छा, अगर K 1 हो गया तो प्राइमरी एक्टिव न्यूट्रॉन विल बी इक्वल टू सेकेंडरी एक्टिव न्यूट्रॉन। इसका ये मतलब है कि दिस इज कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। क्या बुलाते हैं? कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, जो बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है, जहां पे हम बिजली बनाते हैं। K = 1 मतलब कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, जहां की एग्जांपल है न्यूक्लियर रिएक्टर।
लेकिन अगर k ग्रेटर देन 1 हो गया तो k था सेकेंडरी एक्टिव न्यूट्रॉन का रेशियो टू द प्राइमरी एक्टिव न्यूट्रॉन। अगर k ग्रेटर देन ज़्यादा है तो जो सेकेंडरी न्यूट्रॉन है वो ज़्यादा बनेगा, और जितना ज़्यादा न्यूट्रॉन उतना ज़्यादा चेन रिएक्शन एडवांस होगा, चेन रिएक्शन उतना ज़्यादा मैसिव होगा, उतना ज़्यादा एनर्जी होगा, जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब में इसका एग्जाम्पल है। अगर k लेस देन 1 है यानी कि प्राइमरी न्यूट्रॉन ज़्यादा है सेकेंडरी न्यूट्रॉन सो धीरे धीरे चेन रिएक्शन डिक्रीज करेगा और न्यूक्लियर एक्टिविटी बंद हो जाएगा। हम यहाँ से बोल सकते हैं न्यूट्रॉन प्रोडक्शन फैक्टर या रिप्रोडक्शन फैक्टर को बोल सकते हैं रेशियो ऑफ सेकेंडरी एक्टिव न्यूट्रॉन टू प्राइमरी एक्टिव न्यूट्रॉन इज कॉल्ड न्यूट्रॉन प्रोडक्शन रेशियो। अच्छा, अब क्या हुआ, ये प्राइमरी था, ये सेकेंडरी। अब अगर सारा सेकेंडरी न्यूट्रॉन एक्टिव है, सारा सेकेंडरी न्यूट्रॉन, ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है ना, ऐसे तो सारा सेकेंडरी न्यूट्रॉन कभी एक्टिव हो ही नहीं सकता। अगर मान लेते हैं हाइपोथेटिकल कंडीशन कि सारा सेकेंडरी न्यूट्रॉन एक्टिव है, तो ये हर एक न्यूट्रॉन वापस से 3 न्यूट्रॉन बनाएगा, फिर ये वापस से 3, फिर ये वापस से, फिर एक ये 3 बनाएगा, फिर एक ये 3 बनाएगा। तो आप समझ रहे हैं, अगर सारा न्यूट्रॉन एक्टिव है तो जो न्यूट्रॉन का प्रोडक्शन है वो कैसे होगा, पहले 1 था, फिर देखिए 3 टू द पावर 1 हुआ, फिर 3 टू द पावर 2 होगा, फिर 3 टू द पावर 3 होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको 10 चेन रिएक्शन करना है तो उसमें कितने न्यूट्रॉन बनेगा, 3 टू द पावर n। और अगर बेसिकली n चेन रिएक्शन है तो 3 टू द पावर n बेसिकली हमारे पास न्यूट्रॉन बनेगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, यहाँ से आप देखिए कि जो अगर सारा न्यूट्रॉन एक्टिव है तो जो न्यूट्रॉन का प्रोडक्शन है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज को फॉलो करता है, जीपी सीरीज को फॉलो करता है। तो इसको लिख लेते हैं। सो इफ ऑल न्यूट्रॉन इज एक्टिव देन न्यूट्रॉन प्रोड्यूस इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज, जैसे कि 3 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 4, सो एन डैश 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 3 टू द पावर n। अब हम जहाँ करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है न्यूक्लियर रिएक्टर, उसके बारे में थोड़ा सा उसका डिज़ाइन पढ़ते हैं कि कैसा उसका डिज़ाइन होता है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में। यहाँ से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है, k का वैल्यू 1 होता है, जो प्रोडक्शन फैक्टर है, न्यूट्रॉन प्रोडक्शन फैक्टर है, वो k का वैल्यू 1 होता है, तभी तो कंट्रोल चेन रिएक्शन होता है। उसका एग्जाम्पल है न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में देखिए एक होता है हमारे पास इनर कोर, और ये इनर कोर में क्या होता है, जो फ्यूल होता है, जो बेसिकली जहाँ से हम न्यूट्रॉन जिस पे बॉम्बार्ड करवाएंगे, न्यूट्रॉन बॉम्बार्ड करवाने से एनर्जी रिलीज होगा। तो मान लीजिए ये एक फ्यूल है, फ्यूल रॉड है, फ्यूल रॉड ऐसे है पर इसको हम देख ऐसे रहे तो आपको ऐसा दिखेगा। तो ये फ्यूल रॉड है, ये भी फ्यूल रॉड है। तो ये जो है जहाँ पे बेसिकली एक्चुअली न्यूक्लियर रिएक्टर वाला फिनोमेना हो रहा है, इसको बोलते हैं इनर कोर। इनर कोर, ठीक है। इनर कोर मतलब जहाँ पे फ्यूजन रिएक्शन होगा, फ्यूजन रिएक्शन होगा, ठीक है। अच्छा, ये जो आपको दिख रहा है सर्कल में, दिस इज फ्यूल रॉड, फ्यूल रॉड। अच्छा, पहला क्वेश्चन सुनिए, ये जो फ्यूल रॉड है, कौन सा फ्यूल रॉड हम यूज करेंगे, कौन सा ऑप्टिमम, कौन सा बेस्ट फ्यूल रॉड है वो सुनिए। या तो हम यूरेनियम 235 यूज कर लेंगे, या हम यूरेनियम 238 यूज करते हैं, या प्लूटोनियम 239 यूज करेंगे, या थोरियम 231 यूज करेंगे। तो दिस इज द बेस्ट फ्यूल रॉड। तो ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन। अच्छा, जब यहाँ से न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होगा तो न्यूट्रॉन के स्पीड को स्लो करने के लिए, काइनेटिक एनर्जी को स्लो करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, मॉडरेटर। ये मॉडरेटर देखिए, ये मॉडरेटर यूज करेंगे। अच्छा, ये है आपका मॉडरेटर, मॉडरेटर। अच्छा, आपको पता है मॉडरेटर किससे बना होता है, या तो इसमें H2O होता है, बेस्ट मटेरियल है हैवी वाटर D2O, या बेरियम ऑक्साइड, या फिर यहाँ पे हम पैराफिन वैक्स भी यूज करते हैं, पैराफिन वैक्स भी यूज करते हैं। डन। तो ये हो गया इनर कोर, जहाँ पे फ्यूजन रिएक्शन होना है। अच्छा, इनर कोर के बाहर जैसे ही यहाँ पे फ्यूजन रिएक्शन होगा, बहुत लार्ज अमाउंट में यहाँ हीट रिलीज होगा। तो हीट रिलीज को हम कंट्रोल करने के लिए यहाँ लगाते हैं कूलेंट, यहाँ लगाते हैं कूलेंट इनर कोर के बाहर। तो दिस इज कूलेंट।
तो ये फर्स्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन बनता है कि मॉडरेटर कौन कौन सा यूज होता है। अच्छा, कूलेंट क्या करता है, जो भी हीट रिलीज हुआ है उसको डिक्रीज करता है। और कूलेंट बेसिकली हम वाटर में यूज करते हैं, D2O यूज कर लेते हैं और सोडियम मेटल यूज करते हैं। तो ये है थर्ड क्वेश्चन। अच्छा अब सुनिए, कूलेंट यूज कर लिए, कूलेंट के बाहर अब जब ये न्यूक्लियर फेनोमेना होगा यानी कि न्यूट्रॉन बम्बार्ड करवाएंगे तो ये जो है फ्यूल ये टूटेगा, तो यहाँ से रेडिएशन एमिशन होता है, रेडिएशन एमिट होता है, जैसे अल्फा बीटा गामा। तो ये बहुत हार्मफुल होता है क्योंकि गामा का जो रेडिएशन पावर है, पेनिट्रेशन पावर है, वो सबसे ज़्यादा है। तो उस चीज़ को बचाने के लिए यहाँ पे हम कंक्रीट का दीवार बनाते हैं, कंक्रीट का दीवार बनाते हैं और बहुत थिक दीवार बनाते हैं। सो दिस इज कंक्रीट का दीवार, ये आपका कंक्रीट का दीवार है। सो दिस इज, तो ये आपका क्या है, कंक्रीट का दीवार है, कंक्रीट वॉल। ये किस में हेल्प करता है कंक्रीट वॉल, ये बेसिकली जो शील्ड है, शील्ड की तरह काम करता है। और ये शील्ड क्या करता है, अल्फा बीटा गामा जैसे रेडिएशन को रोकेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ जो न्यूट्रॉन बने हैं, ये न्यूट्रॉन बेसिकली अगर हाई अमाउंट में बन जाएगा तो K का वैल्यू हो जाएगा ग्रेटर देन 1 और ये तो न्यूक्लियर बॉम्ब बन जाएगा। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हम न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करवाते हैं। न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करवाने के लिए हम यहाँ रॉड लगाते हैं, ये रॉड देख रहे हैं आप, ये रॉड लगाते हैं यहाँ पे हम, ये रॉड है। तो ये जो रॉड है ये है कंट्रोलिंग रॉड, कंट्रोलिंग रॉड। ये कंट्रोलिंग रॉड क्या करता है, न्यूट्रॉन अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रॉन बन रहे हैं उसको एब्जॉर्ब करता है। तो ये कंट्रोलिंग रॉड क्या करता है, एब्जॉर्ब्स न्यूट्रॉन। और ये कंट्रोलिंग रॉड होता है कैडमियम या बोरॉन का, तो ये भी याद रखिएगा, कैडमियम या बोरॉन का कंट्रोलिंग रॉड बना होता है। तो ये है न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है। अब हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, आपने सुना होगा रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस का क्या मतलब है, सुनिए। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस का मतलब कि जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल है, अनस्टेबल है तो कुछ रेडिएशन इमिट करेगा। तो न्यूक्लियस, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस का मतलब है अनस्टेबल, अनस्टेबल न्यूक्लियस। अच्छा अब सुनिए, ध्यान से सुनिए। देखिए, अगर हम एक न्यूक्लियस बनाते हैं तो आपको पता है एक न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन होगा और प्रोटॉन होगा। तो देखिए, प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज। तो इस न्यूक्लियस में बेसिकली प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या लग रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा। और ये रिपल्सिव फोर्स है, यानी कि ये प्रोटॉन को दूर भगाना चाहेगा। तो दिस इज रिपल्सिव फोर्स। अच्छा, वहीं पे प्रोटॉन के पास कुछ मास होता है, तो प्रोटॉन के बीच में एक फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। और मैं आपको अगर एक डाटा बताऊं, डाटा क्या है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स है, यानी इसको हम FE से बुला रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स, ये अप्रॉक्सीमेटली 10⁻34 टाइम्स ज़्यादा होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का। तो आप समझ रहे हैं, एक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा है, और अगर रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा है अट्रैक्शन फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स अट्रैक्शन फोर्स से ज़्यादा है, तो इस प्रोटॉन को तो न्यूक्लियस से छोड़ देना चाहिए, न्यूक्लियस को छोड़ देना चाहिए। पर हमने ये न्यूक्लियस बनाया है, अगर हमने ये न्यूक्लियस बनाया है तो कहीं ना कहीं हम इसको स्टेबल मानेंगे, तभी इस एक स्टेबल एटम में एक स्टेबल न्यूक्लियस होगा। तो कहीं ना कहीं इस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स के ऊपर कोई और फोर्स डोमिनेट कर रहा होगा, कोई और अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर रहा होगा, तभी ये प्रोटॉन इस छोटे से जगह पे हैं। हाँ, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है न्यूक्लियर फोर्स का, न्यूक्लियर फोर्स का। तो जो भी हमने पढ़ा पहले उसको लिख लेते हैं। सो
रीजन ऑफ अनस्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस क्या है? इन अ न्यूक्लियस electrostatic repulsive force between proton is 10 to the power 34 times more than gravitational attractive force. If only these two forces are present in nucleus, then all nucleus become unstable. It means another force with attractive nature is also present between nucleon. Nucleon मतलब हम basically बात कर रहे हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, which is called nuclear force. अच्छा, ध्यान से सुनिए, अभी अभी हमने पढ़ा जो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स है वो बेसिकली प्रोटॉन के बीच में लगता है, और न्यूट्रॉन बेसिकली होता है न्यूट्रल चार्ज का। तो न्यूट्रॉन के बीच में कोई फोर्स लगता नहीं है, पर ध्यान से सुनिए, प्रोटॉन के बीच में न्यूक्लियर फोर्स लगेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में न्यूक्लियर फोर्स लगेगा और ये सब अट्रैक्टिव है, और न्यूट्रॉन के बीच में न्यूक्लियर फोर्स लगेगा, ये सारा फोर्स अट्रैक्टिव है। इसी फोर्स के कारण एक छोटी सी जगह पे ये फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स के कारण एक न्यूक्लियस स्टेबल होता है। अच्छा, ध्यान से सुनिए। अच्छा, अब अगर हम बोल रहे हैं कि एक न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल है, तो इस छोटे से वर्ड का ये मतलब हुआ कि अगर ये न्यूक्लियस स्टेबल है, यानी कि इसमें जो न्यूक्लियर फोर्स है जिसको Fn से बुलाते हैं, ये ग्रेटर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स से, तभी तो अट्रैक्शन होगा प्रोटॉन के बीच में, और वो एक छोटे से जगह पे बंद में रहेंगे, एक छोटे से जगह पर फिक्स रहेंगे, वो बाहर नहीं आएंगे। तो न्यूक्लियस स्टेबल है, यानी कि न्यूक्लियर फोर्स शुड बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स। और मैं आपको बताऊं कि पीरियोडिक टेबल में जिसका एटॉमिक नंबर लेस देन इक्वल टू 82 होता है, यानी कि Pb तक, वो उसका न्यूक्लियस स्टेबल होता है। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं कि कोई न्यूक्लियस, अच्छा एक तो ये हो गया, अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर न्यूक्लियर फोर्स इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स हो गया, तब भी न्यूक्लियस स्टेबल होगा, और इसका एग्जाम्पल है Z इज इक्वल टू 83, यानी कि बिस्मथ इसका एग्जाम्पल है। और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा हो गया न्यूक्लियर फोर्स से, तो इस केस में प्रोटॉन के बीच में ज़बरदस्त रिपल्सन होगा, और वो प्रोटॉन उस छोटे से जगह पे नहीं होंगे और वो बाहर आ जाएंगे। तो इस केस में जो न्यूक्लियस होगा दैट विल बी अनस्टेबल न्यूक्लियस। और इसका एग्जाम्पल है जो पीरियोडिक टेबल में Z जो है, जिसका Z 83 से ज़्यादा है, यानी कि एटॉमिक नंबर जिसका 83 से ज़्यादा है, वो उन सब का जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल है। और ऐसे अनस्टेबल न्यूक्लियस स्टेबिलिटी पाने के लिए क्या करते हैं, अपने अंदर से रेडिएशन इमिट करते हैं, जैसे अल्फ़ा, बीटा, गामा, ऐसे रेडिएशन इमिट करते हैं। तो ये जो न्यूक्लियर फोर्स है, मैं आपको बताऊं कि न्यूक्लियर फोर्स आपको पता है कि नेचर में टोटल 4 तरह के फोर्स होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक फोर्स, और ये होता है न्यूक्लियर फोर्स। तो आउट ऑफ जितने भी आपके पास नेचुरल फोर्स हैं, उनमें जो न्यूक्लियर फोर्स है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। लेकिन स्ट्रॉन्ग है, पर ये छोटे से जगह पे लगता है, इसका रेंज लगभग 20 फर्मी के आसपास होता है, 20 फर्मी के आसपास। अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन है, तो न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियॉन के बीच में लगेंगे। इसका क्या मतलब है, देखिए ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, इन सबको मिला करके न्यूक्लियॉन कहते हैं। तो न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगेगा, न्यूट्रॉन के बीच में भी लगेगा, और प्रोटॉन के बीच में भी लगेगा। और ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगने वाला न्यूक्लियर फोर्स, न्यूट्रॉन के बीच में लगने वाला न्यूक्लियर फोर्स का मैग्नीट्यूड, प्रोटॉन के बीच में लगने वाला न्यूक्लियर फोर्स का अमाउंट, तीनों में सेम रहता है। वो इस बात से भेदभाव नहीं करता है कि तुम न्यूट्रॉन हो और मैं प्रोटॉन हूँ। तो इस पॉइंट को भी लिख लेते हैं। अगर न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स से, तो वो न्यूक्लियस स्टेबल होगा। उसका एग्जाम्पल है कि ऐसा एटम जिसका एटॉमिक नंबर लेस देन इक्वल टू 82 है, यानी कि Pb तक, तो वो न्यूक्लियस स्टेबल होगा। और अगर न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स के बराबर है, तब भी न्यूक्लियस स्टेबल होगा।
इसका एग्जाम्पल है Z=83, यानी कि बिस्मथ, सिर्फ बिस्मथ ही इसका एग्जाम्पल है। यानी कि बिस्मथ में न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स के बराबर आता है, और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा हो गया न्यूक्लियर फोर्स से तो ये न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा, और ऐसे एटॉमिक नंबर जो 83 से ज़्यादा है उनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, और ये अनस्टेबल न्यूक्लियस क्या करते हैं, रेडिएशन इमिट करते हैं, जैसे कि अल्फा बीटा गामा। अब पढ़ते हैं न्यूक्लियर फोर्स का प्रॉपर्टीज़। न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टीज की बात करें तो इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स आउट ऑफ नेचुरल फोर्सेस, बट इट इज शॉर्ट रेंज फोर्स जो बेसिकली 20 फर्मी तक ही काम करता है। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा कि बेसिकली प्रोटॉन में फोर्स लग रहा है और ये प्रोटॉन एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो यहाँ न्यूक्लियर फोर्स काम नहीं करेगा, तो ये न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है। फिर न्यूक्लियर फोर्स प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियन इनसाइड ए न्यूक्लियस, बहुत सही बात है। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर फोर्स इज सेम बिटवीन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। अच्छा, न्यूक्लियर फोर्स सेम है, न्यूक्लियर फोर्स सेम है, पर अगर नेट फोर्स की बात करते हैं तो वो अलग आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए प्रोटॉन में एक तो न्यूक्लियर फोर्स काम करेगा, एक यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स भी काम करेगा। प्रोटॉन न्यूट्रॉन में इस पे पॉजिटिव, इस पे जीरो चार्ज, तो यहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियर फोर्स काम करेगा, और न्यूट्रॉन में सिर्फ न्यूक्लियर फोर्स काम करेगा। यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो नेट फोर्स है वो बराबर है, जो कि सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर फोर्स के बराबर है। लेकिन यहाँ पे प्रोटॉन में न्यूक्लियर फोर्स जो कि अट्रैक्टिव है वो तो लग ही रहा है, साथ ही साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स भी लग रहा है, तो नेट फोर्स जो है वो कम हो जाएगा। तो ऑर्डर कुछ ऐसा लिख देंगे हम कि नेट फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स सब में बराबर होगा, पर नेट फोर्स इन दोनों का तो सेम होगा, पर इन दोनों का प्रोटॉन के बीच में लगने वाले फोर्स से ज़्यादा होगा। ठीक है। अच्छा, अब प्रोटॉन में भी लग रहा है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज के बीच में भी न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है, पॉजिटिव न्यूट्रल में भी लग रहा है, न्यूट्रल में भी लग रहा है। तो क्या यहाँ से बोल सकते हैं कि जो न्यूक्लियर फोर्स है वो चार्ज पे डिपेंड ही नहीं करता। आप कोई भी चार्ज ले आओ, न्यूक्लियर फोर्स वहाँ लगेगा अगर 20 फर्मी के अंदर तक है। तो इस पॉइंट को लिखते हैं। और दूसरा सुनिए कि ये जो न्यूक्लियर फोर्स है, आपको पता है ये न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन प्रोटॉन सबके बीच में लगता है। तो ये जो इसका न्यूक्लियर फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो बेसिकली पास नहीं करता है, तो इसको बोलते हैं नॉन सेंट्रल फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स नॉन सेंट्रल है। अच्छा, न्यूक्लियर फोर्स अगर बेसिकली क्या है कि जब ये न्यूक्लियस बना तो एनर्जी इमिट होता है, मास कम होता है। तो न्यूक्लियर फोर्स के कारण एनर्जी इमिट हो रहा है, मास कम हो रहा है, इसलिए बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि एनर्जी और मास इमिट हो रहा है। और बेसिकली ये बोलते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स स्पिन डिपेंडेंट फोर्स होता है, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में घूमते रहते हैं, स्पिन करते हैं, कभी उलट पलट जाते हैं। और जैसे जैसे आप डिस्टेंस चेंज करिएगा तो न्यूक्लियर फोर्स भी चेंज करेगा। और ये बेसिकली इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी फॉलो नहीं करता है। तो इन सब पॉइंट को लिख लेते हैं। सो न्यूक्लियर फोर्स इज चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स, it is non-central force, it is non-conservative force, it is spin dependent force, and nuclear force change with distance between nucleon, but it does not obey inverse square law। आया समझ में? अच्छा, अभी हमने पढ़ा था कि जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, पर हमने ये भी पढ़ा कि इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करता। ठीक। अब सिंस ये डिस्टेंस डिपेंडेंट फोर्स होता है, यानी कि एक तो आप समझ लीजिए 20 फर्मी डिस्टेंस तक ही काम करेगा, उसके बाद ये काम ही नहीं करेगा। तो 20 फर्मी तक में भी इसका वैल्यू चेंज होता है। तो कैसे चेंज होता है उस चीज़ को समझते हैं एक ग्राफ से। तो ग्राफ बनाने जा रहे हैं आपके सामने। इस ग्राफ को ध्यान से देखिए। पहले तो देखिए ग्राफ जो है वो बना हुआ है न्यूक्लियर फोर्स और फर्मी डिस्टेंस के बीच में। अब आप यहाँ से देखिए, ग्राफ को यहाँ से रीड करिए। 20 फर्मी तक यही न्यूक्लियर फोर्स काम करेगा, बियॉन्ड तो ग्राफ ही नहीं जा रहा है, तो 20 फर्मी के बियॉन्ड न्यूक्लियर फोर्स काम नहीं करता। अच्छा ठीक है, जैसे जैसे आप डिस्टेंस कम कर रहे हैं तो न्यूक्लियर फोर्स जो है वो बढ़ रहा है, न्यूक्लियर फोर्स बढ़ रहा है।
अच्छा ध्यान से देखिए, ये जो पॉइंट है ये 0.5 फर्मी है, 0.5 फर्मी है। आप 0.5 फर्मी के इधर आइए, यानी कि डिस्टेंस अब आप और कम करिए, न्यूक्लियस के और अंदर जाइए, तो वहाँ पे रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करता है। देखिए यहाँ पे जो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स है, वो डोमिनेट करेगा। लेकिन जैसे जैसे आप दूर जाइएगा, जैसे जैसे आप दूर गए, न्यूक्लियस से दूर गए, तो ये देखिए रिपल्सिव फोर्स कम हो रहा है, और यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स जो है वो ख़त्म हो गया। फिर आप जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाइए, तो देखिए रिपल्सिव फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि जो न्यूक्लियर फोर्स है वो बढ़ता जा रहा है, न्यूक्लियर फोर्स बढ़ता जा रहा है। और एक पॉइंट पे देखिए यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स मैक्सिमम है, यानी कि यहाँ पे स्टेबल न्यूक्लियस सबसे ज़्यादा होगा, न्यूक्लियस सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, और ये डिस्टेंस है 1 फर्मी पे। फिर आप जैसे जैसे और डिस्टेंस बढ़िए, डिस्टेंस बढ़ाते जाइएगा, आपका न्यूक्लियर फोर्स कम होता जाएगा और एक बियॉन्ड न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगेगा। तो आप देखिए 0.5 से कम आइए, तो क्या रिपल्सिव फोर्स ही है सिर्फ? बिल्कुल सही है। तो आप इस पॉइंट को देखिए कि आप डिस्टेंस 0.5 से कम गए तो सिर्फ और सिर्फ रिपल्सिव फोर्स है। फिर आप डिस्टेंस गए, डिस्टेंस है 1 फर्मी से कम है लेकिन 0.5 फर्मी से ज़्यादा है, यानी कि इस पॉइंट में तो R जो है 1 फर्मी से कम है लेकिन 0.5 फर्मी से ज़्यादा है, तो यहाँ अट्रैक्टिव फोर्स सबसे ज़्यादा है। लेकिन आप 1 फर्मी से बियॉन्ड जाइए, तो वहाँ पे जो अट्रैक्टिव फोर्स है यानी न्यूक्लियर फोर्स है वो कम होगा। तो आप 1 फर्मी से ज़्यादा जाइए तो डिस्टेंस बढ़ेगा और अट्रैक्टिव फोर्स यानी न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स कम होगा। तो आप एक समझिए कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन के बीच में न्यूक्लियर फोर्स लगेगा, ठीक है। नेट फोर्स की अगर हम बात करते हैं, अगर ये स्टेबल न्यूक्लियस है तो नेट फोर्स जो होगा वो अट्रैक्टिव होगा। न्यूक्लियस के अंदर नेट फोर्स अट्रैक्टिव होगा, तभी न्यूक्लियस है स्टेबल। लेकिन न्यूक्लियस के बाहर अगर आप प्रोटॉन ले गए तो ये रिपल्सिव फोर्स ही सिर्फ यहाँ पे होगा। तो इस पॉइंट को भी लिख लेते हैं। तो देखिए नेट फोर्स बिटवीन प्रोटॉन इनसाइड अ न्यूक्लियस इज अट्रैक्टिव बट आउटसाइड न्यूक्लियस इज रिपल्सिव। अच्छा साहब एक और पॉइंट सुनिए, ये तो हमने न्यूक्लियस का स्टेबिलिटी बात किया था, है ना। न्यूक्लियस ज़्यादा स्टेबल होगा न्यूक्लियर फोर्स के बेसिस पे। न्यूक्लियस के स्टेबिलिटी को हम ऐसे भी बताते हैं। मान लीजिए आपके पास एक न्यूक्लियस है XZA, ठीक है, नहीं XZA। Z क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। अच्छा जैसे जैसे आप एक न्यूक्लियस का Z बढ़ाइएगा यानी एटॉमिक नंबर बढ़ाइएगा तो A भी तो बढ़ेगा, ठीक है, A बढ़ेगा। यानी आप Z बढ़ा रहे हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी तो बढ़ेगा। Z बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेगा, और नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेगा तो उसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स है वो भी बढ़ेगा, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स भी बढ़ेगा। और प्रोटॉन बढ़ा रहे हैं तो उसके बीच में न्यूक्लियर फोर्स भी बढ़ेगा, न्यूक्लियर फोर्स जो कि अट्रैक्टिव होता है वो भी बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा ध्यान से सुनिए, लेकिन अगर आप क्या करिए, अगर कोई ऐसा न्यूक्लियस है जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ रहा है, तो वहाँ तो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर फोर्स ही बढ़ेगा। तो अगर किसी न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन बढ़ रहा है, न्यूट्रॉन का अमाउंट बढ़ रहा है, तो वहाँ न्यूट्रॉन के बीच में लगने वाला जो न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स है वो बढ़ेगा। तो क्या हम यहाँ बोल सकते हैं कि अगर किसी न्यूक्लियस का N/Z रेशियो जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, यानी कि अगर ग्रेटर देन 1 करते हैं तो न्यूट्रॉन ज़्यादा ले रहे हैं, इक्वल टू 1 करते हैं तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, Z मतलब प्रोटॉन, वो सेम है, तो इस केस में न्यूक्लियस स्टेबल होगा। लेकिन अगर N/Z जो है वो लेस देन 1 है, यानी कि प्रोटॉन ज़्यादा है, तो वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा होगा, तो वो न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा। तो इसको ऐसे भी एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि रेडियो एक्टिविटी क्या होता है। तो सुनिए रेडियो एक्टिविटी क्या होता है। बेसिकली अगर आपके पास एक अनस्टेबल न्यूक्लियस है, अब आपको समझ में आ रहा होगा अनस्टेबल न्यूक्लियस किसको कहते हैं। अगर आपके पास एक अनस्टेबल न्यूक्लियस है
तो अनस्टेबल न्यूक्लियस क्या करता है, स्टेबिलिटी पाने के लिए इस न्यूक्लियस में से अचानक से कुछ रेडिएशन एमिट होते हैं, अल्फा बीटा गामा, ये अचानक से रेडिएशन एमिट होते हैं, ठीक है, अनस्टेबल न्यूक्लियस से। इसी प्रोसेस को बुलाते हैं रेडियो एक्टिविटी, और इस न्यूक्लियस को बुलाएंगे रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। अच्छा ध्यान से सुनिए, मान लीजिए आपके पास एक एटम है, इस एटम के अंदर ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस अनस्टेबल होने के कारण रेडियो एक्टिविटी हो रहा है, ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी क्या हम बोल सकते हैं कि इट इज़ अ न्यूक्लियर फेनोमेना, जो कि सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस में होता है। तो न्यूक्लियस का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, पर एज अ एटम उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यूरेनियम है, यूरेनियम का न्यूक्लियस में रेडियो एक्टिविटी होना स्टार्ट हुआ, तो यूरेनियम के न्यूक्लियस पे न्यूक्लियस का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा। हो सकता है यूरेनियम का न्यूक्लियस थोरियम में कन्वर्ट हो जाए, बेसिकली और भी कोई न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाए, पर एज अ एटम वो यूरेनियम का ही एटम रहेगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि रेडियो एक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर फेनोमेना, नॉट एटॉमिक फेनोमेना। दैट्स व्हाई कॉन्फ़िगरेशन ऑफ न्यूक्लियस इज चेंज्ड बट एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है। अच्छा, रेडियो एक्टिविटी हम ऐसा बोलते हैं कि इट इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करता है। केमिकल काइनेटिक पढ़ते हैं तो वहाँ बोलते हैं कि रेडियो एक्टिविटी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करता है, ऐसा बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करता है, पर रेडियो एक्टिविटी आप समझिए इट इज़ नॉट अ केमिकल फेनोमेना, इट इज़ नॉट अ केमिकल रिएक्शन, इट इज़ अ न्यूक्लियर रिएक्शन। और अगर ये न्यूक्लियर रिएक्शन है तो न्यूक्लियर रिएक्शन पे ना तो टेम्परेचर का, ना ही प्रेशर का, कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी हो, कोई भी फिजिकल चेंज हो, वो न्यूक्लियर रिएक्शन पे काम ही नहीं करता। तो आपको क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया कि अ न्यूक्लियर रिएक्शन इज सब्जेक्टेड टू प्रेशर एंड दिस चेंजेस टू दिस, फाइंड द आंसर। भाई साहब, न्यूक्लियर रिएक्शन पे प्रेशर, टेम्परेचर कुछ का भी चेंज नहीं होता है, तो आंसर सही नहीं रहेगा। तो इन सब पॉइंट को लिख लेते हैं। सो रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? Spontaneous emission of alpha beta gamma particle takes place from unstable nucleus. Process is called radioactivity and nucleus is called radioactive nucleus. अच्छा, radioactivity it is a nuclear event, not atomic. That's why configuration of nucleus is changed but atomic configuration remains same. जैसे यूरेनियम 92-235 है, ये रेडियोएक्टिव बेसिकली एक रेडिएशन इमिट किया अल्फा पार्टिकल, तो इसकी न्यूक्लियस का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, न्यूक्लियस थोरियम का हो गया, पर एज अ एटम ये यूरेनियम का ही रहेगा। तो ये इसको सेटिस्फाई करता है। और रेडियो एक्टिविटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक रिएक्शन, बट इट इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन, इट इज अ न्यूक्लियर इवेंट एंड रेट ऑफ एक्टिविटी नॉट चेंज विथ प्रेशर, टेम्परेचर, एनी फिजिकल चेंज और एनी अदर केमिकल रिएक्शन। अच्छा, एक चीज़ सुनिए, जो रेडियो एक्टिविटी है वो एक रैंडम प्रोसेस है, मतलब इस न्यूक्लियस में कब कौन सा पार्ट इसका डीके कर जाएगा ये नहीं, मतलब रैंडम प्रोसेस है, कहीं से भी कुछ भी हो सकता है। अच्छा, एक तो हमने बोला कि कोई एक एलिमेंट में अगर न्यूक्लियस अनस्टेबल है तो वो रेडियो एक्टिविटी शो करता है, पर हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी भी शो करते हैं। ध्यान से सुनिए क्या बोल रहे हैं आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के बारे में। सो हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। तो पहले तो देखिए इसको डिनोट कैसे करते हैं। मान लीजिए एक एक्स न्यूक्लियस था, उस पर हमने न्यूट्रॉन बम्बार्ड करवाया और उससे अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ और फाइनली एक नया न्यूक्लियस बना हुआ है। इसको ऐसे डिनोट करते हैं। डिनोट करने का तरीका है कि एक्स न्यूक्लियस पे न्यूट्रॉन बम्बार्ड करवाया, अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ और वाई न्यूक्लियस बना। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे कि एक्स जेड ए था, इस पे हमने न्यूट्रॉन बम्बार्ड करवाया, ठीक है, और अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ, मतलब हीलियम न्यूक्लियस एमिट हुआ, अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ और साथ में वाई बना। तो देखिए वाई का जेड अगर लिखना है तो क्या लिखेगा, इसको ऐसे लिखेंगे 0 + Z = 2 + Z। तो यहाँ से Z का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से Z का वैल्यू आ जाएगा Z-2, ठीक है, यहाँ से Z आ जाएगा Z-2, और ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए एटॉमिक मास है इसका X,
तो यहाँ से लिखेंगे 1 + a = 4 + x। तो x किसके बराबर आ जाएगा, x आ जाएगा a - 3, x आ जाएगा a - 3, तो यहाँ आ जाएगा a - 3। तो इसको ऐसे लिखेंगे। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, x था, इसको डिनोट कैसे किया है वो देखिए। x पे न्यूट्रॉन बम्बार्ड करवाया, अल्फा पार्टिकल बाहर गया, लिथियम का न्यूक्लियस बना। तो बताइए x क्या है। तो देखिए x का मान लेते हैं एटॉमिक नंबर z और एटॉमिक मास a। उस पर हमने न्यूट्रॉन बम्बार्ड करवाया, तो न्यूट्रॉन बम्बार्ड करवाया, ठीक है। न्यूट्रॉन बम्बार्ड करवाया तो अल्फा पार्टिकल बाहर निकला, मतलब हीलियम का न्यूक्लियस बाहर निकला, और साथ में Li37 बना, ये बताया है आपको। तो बोला x, तो बताइए इसको कैसे लिखेंगे। इसको ऐसे लिखेंगे 0 + z = 2 + 3, तो 0 + z = 5, तो z = 5, यानी कि z हो गया 5। फिर ऊपर वाले को बैलेंस करिए, 1 + a = 7 + 4 = 11, तो a = 10, यानी कि x जो है उसका z 5 है, a 10 है। तो कौन सा होगा, ये बोरॉन ही तो होगा x। तो आंसर नंबर फर्स्ट। समझ में आया।